क्वेश्चन नंबर 10, फाई लिमिटेड है वो 4 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है PQRS, और हर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए 3 मशीन लगती है, मशीन X, मशीन Y, मशीन Z। अब इधर ये भी दे रखा है कि PQR इन तीनों की 200 यूनिट जो है प्रोड्यूस होगी। और ये जो डिटेल्स है टोटल, ये जो डिटेल्स दे रखी है जुलाई महीने की दे रखी है, नहीं 1 महीने की डिटेल, 1 साल की नहीं है, ठीक है। और P को बनाने के लिए मशीन X का 20 घंटा लगेगा, मशीन Y का, मशीन Z का 20 घंटा। उसी तरीके से इस तरीके से अगर ऐसे डिटेल देखें हॉरिजॉन्टल में, तो मशीन P को बनाने के लिए मशीन X का 20 घंटा चाहिए, Q को बनाने के लिए मशीन X का 12 घंटा चाहिए, R को बनाने के लिए मशीन X का 4 घंटा चाहिए, और S को बनाने के लिए मशीन X का 2 घंटा चाहिए। अब हमें सबसे पहले तो पूछ रहा है बोटल नेक एक्टिविटी निकालनी है। तो बोटल नेक एक्टिविटी ये इस रेशियो से निकलती है, रिक्वायरमेंट बाई अवेलेबिलिटी करते हैं। अब कौन सा ऊपर रहेगा कौन सा नीचे रहेगा, इसके लिए हमने एक निमोनिक बना लिया री अवेलेबिलिटी, यानी री से रिक्वायरमेंट से री बन गया अवेलेबिलिटी का, अवेलेबिलिटी को कहते हैं ना री अवेलेबिलिटी, यानी रिक्वायरमेंट सबसे पहले डालनी है, फिर अवेलेबिलिटी सबसे ऊपर डालनी है। तो हमारे पास रिसोर्सेज कौन से हैं, मशीन X है, मशीन Y, मशीन Z। अभी इन तीनों में से कोई एक ऐसा रिसोर्स होगा जो कि बॉटल नेक होगा। तो चलो अब इन तीनों के रिसोर्सेज का वो जो रेशियो है हमने निकाला है, उस रेशियो को इन तीनों में डालते हैं, फिर देखते हैं इन तीनों का क्या आएगा। तो X को जो है वो PQRS चारों प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। P को बनाने के लिए X का 20 घंटा लगता है, Q को बनाने के लिए 12 घंटा लगता है, R को 4 घंटा लगता है, और S को बनाने के लिए 2 घंटा लगता है। तो टोटल X की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 7600। उस तरीके से हमने देखा टोटल Y की रिक्वायरमेंट इतनी है, टोटल Z की रिक्वायरमेंट इतनी है। अवेलेबिलिटी के बारे में क्या रखा है कि एक मशीन, कोई भी मशीन जो है वो 1 महीने में 6000 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं करी जा सकती है। तो यानी अवेलेबिलिटी अवेलेबल आवर्स कितने होंगे, 6000 घंटे। तो इस रेशियो के हिसाब से हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई हर रिसोर्स की, यानी रिसोर्स कौन सी था, और मशीन जो यूज़ कर रहे हैं हम। तो हर मशीन की हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई, हर मशीन की अवेलेबिलिटी हमें पता ही है, हम इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो जो भी रेशियो आएगा उसमें से जो सबसे ज़्यादा रेशियो आता है वो बॉटल नेक होता है। तो देखो हमने रेशियो निकाल लिए, सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है, इसमें Y की आ रही नहीं, Y जो हमारे वो बॉटल नेक एक्टिविटी है, ठीक है, पहला हो गया पूरा। दूसरा कहता है एलोकेट द मशीन आवर्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉटल नेक। अब बॉटल नेक को बेस बनाते हुए जो मशीन आवर्स है एलोकेट करने हैं हमें, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, हमें क्या है कि मशीन आवर्स को एलोकेट करना है, यानी मशीन Y को इस तरीके से यूज़ करना है कि सारे प्रोडक्ट बनने चाहिए, सारे प्रोडक्ट बनने नहीं, मतलब कि कंट्रीब्यूशन जो है सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो हम मतलब किसी भी कोई भी कंपनी है जब वो किस बेसिस पे काम करती है कि प्रॉफिट उसका ज़्यादा हो, कंट्रीब्यूशन उसका हर केस में उसका ज़्यादा हो, ठीक है। तो यानी हम मशीन Y का इस तरीके से यूज़ करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन निकल, यानी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा निकले। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जिस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो प्रोडक्ट दे रहा होगा उस प्रोडक्ट के हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो मशीन Y है हमारे पास उसकी जो अवेलेबिलिटी अवेलेबल आवर्स से कम है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो इसलिए हम सबसे पहले उन आवर्स में सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करेंगे जिसका जो सबसे ज़्यादा हमें कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है। तो अब इसमें से रैंकिंग में जैसे हमें यहाँ पे तो सॉल्यूशन में पता चल रही है कि S बना रहा है, फिर R बना रहा है, फिर P, लेकिन ये रैंकिंग डिसाइड कैसे होती है कि इस तरीके से एलोकेट करना है इसको। उसके लिए हम एक थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर बॉटल नेक रिसोर्स का हम एक फार्मूला होता है, हम वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम निकालते हैं, हमारा फार्मूला होता है, देखो ये होता है हमारा फार्मूला, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय रैंक निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम निकालते हैं थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय बॉटल नेक रिसोर्स पर यूनिट। तो सबसे पहले हम थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं, PQRS तीनों का निकाल लो आप, आ गया जी थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर। बॉटल नेक रिसोर्स पर यूनिट, बॉटल नेक रिसोर्सेज पर यूनिट जी, वो तो ये देखो कितनी हमारी दे रखी है, इतनी P के लिए इतनी, मशीन Y की 18, बॉटल नेक रिसोर्स ये हुआ ना मशीन Y, तो इसकी पर यूनिट कितनी है, P के लिए 20 घंटा, Q के लिए 18 घंटा, R के लिए 6 घंटा और S के लिए 3 घंटा। ये देखो 20, 18, 6, 3। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, तो आपको जो कंट्रीब्यूशन पर बॉटल नेक का निकलेगा, देखो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी है, सबसे ज़्यादा देखो रैंक दे दो, S की है, उसके बाद आपकी R की आ रही है, देन आपकी P की आ रही है, सबसे कम आ रही है Q की।
तो यानी जो मशीन वाई की जो 600 आर जो अवेलेबल है उसमें सबसे पहले हम कौन से प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, एस को यूज़ करेंगे, सबसे ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि एस हमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, यानी पर यूनिट अगर हम एस बनाते हैं तो वो हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा, बजाय कि हम पर यूनिट क्यू बनाते हैं। तो एस का यूनिट कितना बन सकता है जी? सारा का सारा बन सकता है, क्योंकि टोटल बनाने के लिए इसको सिर्फ 3 घंटा लगता है 1 यूनिट पे, और 200 यूनिट बनाने के लिए 6 घंटा लगेगा। हमारे पास 6 घंटा 6000 अवेलेबल है। ठीक है, इस तरीके से रैंकिंग के हिसाब से आप बना दो। फिर देखो लास्ट में हमारे पास सिर्फ 200 घंटे बचे, और आखिरी रैंक क्यू की है। तो क्यू के कितने यूनिट्स बन सकते हैं जी? डिवाइड कर दो 200 बाई डिवाइडेड बाई कितने यूनिट बनाने में कितना घंटा लगता है? 1 यूनिट बनाने में 18 घंटा लगता है। तो 11.11 यूनिट्स। ठीक है, यानी इसके 11.11 यूनिट्स बनेंगे। तो हमने इधर अलोकेट कर दिया, यहाँ पे देखो अलोकेट कर दिया ना। एस के 200 यूनिट्स बनेंगे, एस को 600 घंटा दे रहे हैं, आर के 200 यूनिट बनेंगे, इसको 1200 घंटा दे रहे हैं, पी को 200 यूनिट बनेंगे, इसको हम दे रहे हैं 4000 घंटा, क्यू के सिर्फ 11/11 यूनिट्स बनेंगे, और इसको हम 200 घंटे दे रहे हैं। इसी को कहते हैं लोकेशन। और लोकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें रैंकिंग चाहिए, और रैंकिंग किसके बेसिस पर होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो जो लिमिटिंग फैक्टर है, जो बोटल नेक वाला जो रिसोर्सेज है, तो पर बोटल नेक रिसोर्सेज जो कंट्रीब्यूशन आ रही है वो कितनी आ रही है हर प्रोडक्ट की, तो उसी हिसाब से प्रोडक्ट को रैंक करेंगे ना। थर्ड में कह रहा है सेट इन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द मंथ इफ द मंथली फिक्स कॉस्ट अमाउंट टू बी। अगर फिक्स कॉस्ट इतनी है तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट कितना होता है? सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कॉन्ट्री आता है, कॉन्ट्री में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है, यही होता है। अब हमारे पास यहाँ पे कॉन्ट्री पर यूनिट की हमने निकाल ली है, कंट्रीब्यूशन में पर यूनिट की निकाल ली है। कंट्रीब्यूशन और टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? इसको जितना यूनिट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे इंटू कर दो, तो हमारे पास जो टोटल कंट्रीब्यूशन हम प्रोड्यूस करेंगे वो आ जाएगी, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या रखा है, कंट्रीब्यूशन हमने ऊपर निकाल ही लिया था पर प्रोडक्ट का, हर एक प्रोडक्ट का, उसको उसके जो भी यूनिट्स जितने प्रोड्यूस करने वाले हैं इंटू कर दो, तो हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन कितना प्रोड्यूस करने वाला है वो हमें पता चलेगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा एक मेरे को डाउट ये है कि ये जो हमने यूनिट्स प्रोड्यूस बाय बोटलनेक जो हमने किया, इनटू को हम किससे करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से करेंगे कि थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो हमने निकाला है कंट्रीब्यूशन, ये सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन है। यानी अगर यहाँ पे डायरेक्ट लेबर होता है तो हम डायरेक्ट लेबर को लेस नहीं करते वेरिएबल कॉस्ट में, तो हमारी थ्रूपुट आती है। तो अभी तो ये यहाँ पे चूँकि वेरिएबल डायरेक्ट लेबर का ऐसा कुछ पंगा नहीं है, तो ये जो कंट्रीब्यूशन और जो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन है सेम है, तो इन्होंने ये अमाउंट यूज़ किया हुआ है। तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो अमाउंट है ये थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, इसका हमें ध्यान देना पड़ेगा। डाउट है, सवाल देखना पड़ेगा इसमें क्या है। खैर जो भी है, हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन निकल गया, भले थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकला, इस केस में दोनों सेम है तो इसमें पंगा आएगा नहीं। जहाँ पे दोनों सेम नहीं होंगे वहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी कि यहाँ पे क्या लेना है, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन लेना है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना ओनली। फिर माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट से, तो हमारा नेट प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा, सिंपल। फिर इसमें कह रहा है कैलकुलेट अनयूज्ड स्पेयर आवर्स ऑफ ईच मशीन। हर मशीन का जो स्पेयर आवर्स है वो, अब देखो मशीन वाई की स्पेयर आवर्स तो बचेंगे नहीं क्योंकि ये बोटलनेक है, सबसे कम जो रिसोर्स अवेलेबल था वो हमारे पास मशीन वाई का था, तो मशीन वाई तो सारे के सारे यूज़ हो गए, लेकिन मशीन एक्स और मशीन जेड के स्पेयर बच गए होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि कितने बच गए हैं। देखो अवेलेबल जितने थे उसमें से कितने यूज़ हो गए। मशीन वाई में तो बिल्कुल नहीं बचा, 6 के 6 यूज़ हो गए, और कितने यूज़ हो गए तो फिर बैलेंसिंग आ जाए कितने बच गए। तो हम ये कैसे निकालेंगे कि कितने यूज़ हो गए? ये देखो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमें पता चल गया था कि मशीन वाई के हिसाब से मशीन नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने बनने थे, तो क्योंकि मशीन जो है वाई की सबसे कम जो है अवेलेबिलिटी है, यानी हम चाह कर के भी मशीन एक्स और मशीन जेड के तर्ज पर हम ज़्यादा यूनिट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मशीन वाई बनाने ही नहीं देगा। मशीन वाई बोलेगा मेरे पास घंटे ही इतने हैं, तो अब तुम ज़्यादा बना ही नहीं सकते। तो यानी बनने कितने हैं टोटल? इतने ही बनने हैं यूनिट्स, मशीन वाई ने डिसाइड कर दिया है क्योंकि मशीन बोटलनेक है। तो इतने यूनिट बनाने के लिए मशीन एक्स को कितना लगेगा, मशीन वाई को कितना लगेगा हर प्रोडक्ट के लिए? तो टोटल मशीन एक्स का आ गया यूज़, मशीन जेड का भी एक्स यूज़
एक्स मशीन जेड का जो यूज्ड आर्स है वो भी आ गए। हमने इसे सिंपल लेवल में से यूजलेस कर दिया, अनयूज्ड आर्स हमारे पास आ गए, है ना, सिंपल। तो यानी ये जो है ये वर्किंग नोट है इसके लिए, फोर्थ के लिए।